तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम निखिल है और आज हम सभी पढ़ने वाले दोस्तों यूजी सेमेस्टर 2 इतिहास। दोस्तों इतिहास का हमारा जो सिलेबस है वो दिल्ली सल्तनत है दोस्तों, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का जो गुलाम वंश है, इस वंश को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें 5 वंश होते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो गुलाम वंश को पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो हर एक वंश को हम लोग बारीकी से देखेंगे। तो आज हम लोग गुलाम वंश को डीप तरीके से समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो उससे पहले जितने भी छात्र चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ठीक है। चलिए, हर एक वंश का वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो पहला हम लोग देखेंगे गुलाम वंश दोस्तों, ठीक है। अब मैं बात करूं दोस्तों गुलाम वंश के संस्थापक की, तो सबसे पहले आप बोल सकते हो दोस्तों गुलाम वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक माने जाते हैं। वही कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था दोस्तों, ठीक है। चलिए, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन में बात करो दोस्तों, कितने साल तक उसने शासन किया, तो 1200 से लेकर 1210 तक दोस्तों, ठीक है। इसका शासनकाल कितना तक रहता है? 1206 से 1210 तक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए, आगे इसके बाद जो आते हैं दोस्तों वो आराम शाह आते हैं। आराम शाह को इतिहास में दबा दिया गया, बहुत जगह आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा दोस्तों, लेकिन आराम शाह थे वो 1 वर्ष के लिए थे मात्र, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आते हैं आराम शाह 1210 से 11 तक। अब इसके बाद जो आते हैं दोस्तों वो इल्तुतमिश आते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नाम आपको देखने को मिलेगा ही। तो इल्तुतमिश इसके बाद आता है दोस्तों आराम शाह के बाद। और इल्तुतमिश को ही बोल सकते हैं हम लोग एक प्रकार से गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी आप बोल सकते हैं दोस्तों। तो गुलाम वंश में जो आता है तीसरा नंबर में कौन आता है? इल्तुतमिश आता है, ठीक है। और इसका जो शासनकाल में बात करो दोस्तों, तो 1100 से लेकर 1236 तक माना जाता है। चलिए, इसके बाद जो आता है दोस्तों वो रुकनुद्दीन फिरोज आता है, वो 1236 में आता है, फिर वो भी इसी में चल जाता है। अब इस जो कमज़ोर रहता है, इसके बाद जो आता है दोस्तों वो रजिया सुल्तान आती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रजिया सुल्तान। ये 1236 से 1240 तक रहती है, ठीक है। पहला जो महिला शासिका रहते हैं रजिया सुल्तान, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका आता है मोइनुद्दीन बाराम शाह, तो ये 40 से लेकर 42 2 वर्षों के लिए। इसके बाद आता है दोस्तों अलाउद्दीन, ठीक है, मसूद शाह, ये 42 से 46 यानी कि 4 वर्ष तक इसका भी शासन रहता है। इसके बाद जो आता है नसरुद्दीन महमूद, ये 46 से 66 तक रहता है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग डीप तरीके से, ये तो हम लोग को सारा शासक रहा कि कौन आए और कब गए, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा डीपली देखने का प्रयास करेंगे क्या है गुलाम वंश दोस्तों। गुलाम वंश जिसको हम लोग मामलुक वंश के नाम से भी जानते हैं, ठीक है दोस्तों। शासनकाल को पूछा जाए तो बोल सकते हैं आप 600 से लेकर 1290 दोस्तों। चलिए, देखिए दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था। अब यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि गुलाम वंश का नाम गुलाम वंश क्यों पड़ा दोस्तों? जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, ठीक है। वो गुलाम था जिसे दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और वह मूल रूप से तुर्क का रहने वाला था, ठीक है। और उसके गुलाम होने के कारण ही इस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा दोस्तों, ठीक है। गुलाम वंश का नाम गुलाम वंश क्यों पड़ा दोस्तों? क्योंकि जो इसके संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो स्वयं मोहम्मद गोरी के गुलाम थे और जिस कारण से इस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ता है दोस्तों, ठीक है। चलिए, आगे हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। ऐबक 4 साल तक दिल्ली का सल्तनत बना रहा, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक 600 से लेकर 1210 तक शासक रहा, यानी कि 4 शासक बना रहा। उसकी मृत्यु के बाद 1210 ईस्वी में आराम शाह ने सत्ता संभाली, परंतु उसकी हत्या इल्तुतमिश ने की और 1211 ईस्वी में वो कर दिया गया उसका हत्या, और इल्तुतमिश स्वयं वहाँ पे गद्दी भी बैठ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। इल्तुतमिश की सत्ता अस्थायी थी और बहुत से मुस्लिम ठीक है अमीरों ने उसकी सत्ता को चुनौती दी दोस्तों, ठीक है। कुछ कुतुबी अमीरों ने उसका साथ भी दिया। उसने बहुत से अपने विरोधियों की कुर्ता से दमन करके अपनी सत्ता को मजबूत की दोस्तों। इल्तुतमिश थोड़ा डेंजर टाइप के थे, फिर अपना सत्ता यहाँ पे संभाल लेते हैं। इल्तुतमिश ने मुस्लिम शासकों से युद्ध करके, ठीक है, मुल्तान और बंगाल पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, जबकि रंगभोर और जो शिवालिक की पहाड़ियाँ वो हिंदू शासक से प्राप्त कर लिया गया। यानी कि जो इल्तुतमिश है वो हिंदू और मुसलमान दोनों से युद्ध किए और ये अपना यहाँ पे शासन बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, इल्तुतमिश ने 1236 ईस्वी तक शासन किया। तो मैंने बताया आप सभी को 1236 तक इसका शासनकाल रहता है, यहाँ तक उसने शासन किया दोस्तों। फिर इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत के बहुत से कमज़ोर शासक रहे, जिसमें उसकी पुत्री रजिया सुल्तान भी शामिल थे दोस्तों। अब जब इल्तुतमिश का हत्या कर दिया गया, वो जो चले गए, उसके बाद जो वहाँ पे सत्ता में कमज़ोर पड़ गए, क्योंकि वह शासक वहाँ पे मजबूत कोई था नहीं। इसके बाद एक रहती है रजिया सुल्तान, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही पावरफुल गर्ल थी, ठीक है। बस यही था कि वो एक महिला थी। यह आक्रमण
गयासुद्दीन बलबन, जिसने 1266 से 1287 ईस्वी तक शासन किया था, कि सत्ता संभालने तक जारी रही दोस्तों। ठीक है, बलबन के बाद केकोबाद ने सत्ता संभाली और उसने जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की अपना सेनापति बनाया, और खिलजी ने क्या किया, केकोबाद को हत्या कर दिया और फिर संभाली सत्ता, और गुलाम वंश का इस प्रकार से अंत हो गया दोस्तों। ठीक है, अब थोड़ा मैं आपको आगे बताने का प्रयास करता हूँ क्या है गुलाम वंश के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो देखेंगे। फिर बाकी बात हमारा और वीडियो आएगा जिसमें से आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और जितने भी इंपॉर्टेंट बनेंगे पॉइंट्स, उसका अलग से वीडियो आएगा। अभी हम लोग वंश को कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपने इस प्रकार से यहाँ देखा कि कौन से वंश आए। पहला तो ऐबक आया, गुलाम वंश का नाम गुलाम वंश क्यों पड़ा, ऐबक आया, 4 साल शासन किया। फिर इल्तुतमिश आया, इल्तुतमिश में हिंदू मुसलमान से लड़ा, फिर अपना शासन संभाला। तो इस प्रकार से फिर इल्तुतमिश का जब मृत्यु हो जाता है उसके बाद सत्ता कमज़ोर पड़ जाती है, फिर रजिया सुल्तान आती है। तो इस प्रकार से होता है हमारा कंप्लीट। अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे गुलाम वंश के कुछ शासक और उसका शासन काल देखेंगे दोस्तों। पहला जो आता है गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, हम सभी को पता है, जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था दोस्तों। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। गुलाम वंश के संस्थापक माने जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गोरी के गुलाम होते हैं। चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के लिए लाख बख्श यानी कि लाखों दान देने वाला कहा जाता है दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही दयालु टाइप के थे और बहुत ही दान दिया करते दोस्तों, तो हम सभी को देना चाहिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी दिया करते थे, जिस कारण उसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये सब याद है कि दोस्तों लाख बख्श किसे कहा जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सब एक नंबर में आपका आ जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या पॉइंट बन रहा है हमारा कि कुतुब जो मीनार है इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। ठीक है, तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत, ठीक है, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में वो बनाया था दोस्तों। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हैं दोस्तों कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। तो किसके लिए करवाया था, तो बख्तियार काकी के लिए करवाया था दोस्तों, उसकी याद में करवाया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग दोस्तों। और इसके बाद आपका जो कुतुब मीनार है वो ध्वस्त हो गया, तो इसका निर्माण, आगे का निर्माण भी और शासक ने करवाया, जैसे कि इल्तुतमिश ने आगे फिर कार्य प्रारंभ किया, उतना तो कर नहीं पाया था। ठीक है, चलिए तो वो सब डीप हम लोग बाद में देखेंगे कुतुब मीनार के बारे में भी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का भी निर्माण करवाया था दोस्तों। एक झोपड़ा यहाँ पे बोलेंगे तो ये झोपड़ा नहीं, ये एक मस्जिद है। ठीक है, तो कई सारे बच्चे सोचते हैं कि झोपड़ा है, जैसे नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा, इसे 2.5 दिन में बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, ये आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। तो एक मस्जिद है, इसका निर्माण करवाया गया था जिसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा, और ये राजस्थान में है, और इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे पॉइंट हमारा बनता है दोस्तों कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से हो गई। अब उसकी मृत्यु की मैं बात करूँ दोस्तों, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मृत्यु हुआ था वो चौगान खेलते समय हो गया था, हम सभी को पता है। ठीक है, पोलो। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से स्थानांतरित कर दिया। अब देखिए दोस्तों, जो गुलाम वंश पहले था इसका राजधानी कहाँ था, लाहौर में था दोस्तों, ये आप याद रखिएगा, राजधानी लाहौर में था। लेकिन बाद में जो इल्तुतमिश आता है और इल्तुतमिश लाहौर से कहाँ कर देता है, दिल्ली। ठीक है, तभी हम लोग बोलते हैं ना दिल्ली सल्तनत। ठीक है, लाहौर तो पहले था इसका राजधानी, तो आपको याद रखना है जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है उसके शासनकाल में जो राजधानी रहता है वो लाहौर रहता है, लेकिन बाद में उसे दिल्ली स्थानांतरित कौन किया, वो इल्तुतमिश ने किया। ठीक है, आगे देखते हैं। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के ऊपर के जो 2 मंजिला का निर्माण वो पूर्ण करवाया। तो जो हमारा कुतुब मीनार है उसका निर्माण, जो उसका कार्य जो प्रारंभ किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन इसका बाद का जो काम है वो जो करवाया वो है हमारा इल्तुतमिश। तो ये आप बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट बनता है दोस्तों कि इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया था। देखिए ये लोग एक संगठन बनाया था जिसको हम लोग चालीसा बोलते हैं। इसमें 40 लोग शामिल थे दोस्तों, इसे तुर्कान ए, ठीक है, चहलगामी भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, रजिया दिल्ली की सिंहासन पर बैठने वाली पहली महिला शासिका थी दोस्तों। यहाँ पे चालीसा बना था दोस्तों, और चालीसा के माध्यम से ही जो पहला महिला शासिका मानी जाती है, ठीक है, रजिया सुल्तान, वो भी आई। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपका 1 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है कि रजिया सुल्तान जो थी वो किस वंश से थी, तो आप बोल सकते हो गुलाम वंश से दोस्तों। पहला महिला शासिका पूछा जाए तो बोल सकते हो आप दोस्तों रजिया सुल्तान। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। रजिया सुल्तान का जो विवाह हुआ था वो अल्तुनियस से हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिए
आगे जो पॉइंट हमारा बनता है दोस्तों कि नसरुद्दीन मोहम्मद ऐसा सुल्तान था जो अपनी रोजी रोटी कुरान की नकल करके बेचकर, ठीक है, और टोपी सीकर चलाता था। दोस्तों देखिए, ये नाम इंपॉर्टेंट है, आपका इतिहास में पूछ देगा कि कौन सा ऐसा शासक था या तो ऐसा सुल्तान था जो कुरान का नकल करता था और बेचता था और टोपी सीकर अपना जीवन यापन करा करता था। तो वो था दोस्तों नसरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे यहाँ पे पॉइंट जो हमारा बनता है वो बनता है गयासुद्दीन बलबन के बारे में। दोस्तों गयासुद्दीन बलबन जो होता है वो दिल्ली सल्तनत का क्रूर शासक था, ठीक है। उसके अपने विरोधियों का सत्ता लोह रक्त की नीति अपनाई, ठीक है दोस्तों, बहुत ही क्रूर शासक था दोस्तों, ठीक है। उसने अपने विरोधियों के साथ में कौन सा नीति अपनाया, लोह एवं रक्त की नीति। तो चलिए आगे हमारा अंतिम जो पॉइंट बनता है वो बनता है बलबन ने सिजदा प्रथा यानी कि झुककर नमस्कार करने या तो फिर पावस प्रथा आरंभ किया था। तो ये आप पॉइंट में बोल सकते हैं दोस्तों कि पावस प्रथा और जो सिजदा है इसका स्टार्टिंग किसने करवाया, तो इसका स्टार्टिंग बलबन ने करवाया दोस्तों, तथा फारसी परंपरा में नवरोज उत्सव भी इन्होंने ही प्रारंभ किया था दोस्तों, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि सिजदा प्रथा और जो आपका नवरोज है, पावोस है, ये सब किसने प्रारंभ किया, तो ये सभी जो है वो बलबन करता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका गुलाम वंश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए दोस्तों, इंपॉर्टेंट जानकारी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दें और अपने मित्रों से शेयर करें दोस्तों। और अगला जो पार्ट हमारा आने वाला है, ठीक है, वो खिलजी वंश आने वाला है, खिलजी वंश के बारे में और बनेगा। और आपको इसमें लग रहा है कुछ कम, तो कम है ही, क्योंकि इसके बाद हम लोग बहुत सारे ऐसे वीडियो लाएंगे जो कि आपको डायरेक्टली परीक्षा भवन में काम देंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये सब अभी बेसिक जानकारी के लिए है, तो आप लोग जानकारी ले हर एक वंश के बारे में। बाकी बात जो इंपॉर्टेंट है जो वो सब आने वाला है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सब अगर आप जानकारी नहीं रखते हो तो आने वाले समय में जो मैं वीडियो लाऊंगा उसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो इसीलिए सारा आप लोग पार्ट को देखें, हर एक वंश को देखें, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। फिर धीरे धीरे मैं मोहम्मद गोरी के बारे में हर एक चीज़ के बारे में लाऊंगा दोस्तों, हर एक पॉइंट को लाऊंगा, हर एक क्लियर करने वाला पॉइंट, आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहे दोस्तों। तो एग्जाम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं तो कुछ भी पूछना हो तो दोस्तों आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। मेरा इंस्टा आईडी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों, वहाँ पे मैं कुछ ना कुछ नोटिस देता रहता हूँ, तो वहाँ से भी आपको प्राप्त हो जाएगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आपको ना इंस्टा में पैसा लिया जाएगा, ना ही टेलीग्राम में पैसा लिया जाएगा, आपको फ्री और फ्री यहाँ पे हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी करवाई जाएगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से हम लोग दूसरे में मिलता है। जय हिंद, जय भारत।